गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो रीडिंग है, प्रिपरेशन है, वो आपकी अच्छी चल रही होगी और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना टाइम टेबल बना के रखा होगा। तो इसी बीच मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, वो है हमारी जीके जीएस की सीरीज, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, जो भी जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में। तो स्पेशली मैंने DSSB के एग्ज़ाम के लिए जो पीवाईक्यू हैं वो लिए हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर DSSB एग्ज़ाम के पीवाईक्यू हैं तो उसी में काम आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप ये पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि भारत के संविधान का भाग 4 से संबंधित है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भाग 4 किससे संबंधित है। तो जो हमारे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, जिसमें जो फैक्ट दिए गए हैं वो फैक्ट तो चेंज नहीं होंगे ना। क्या पता ये क्वेश्चन EMRS में भी पूछ ले, क्या पता KBS, NBS और भी अदर एग्जाम जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए भी आपकी ये सीरीज बहुत ही सफिशियंट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिखा है भारत के संविधान का भाग 4 संबंधित है, यानी कि जो पार्ट 4 है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन पहली ही क्लास में करवाया था आई थिंक, तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 4 में क्या है। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि ये जो मौलिक अधिकार है, पहला ऑप्शन क्या है, मौलिक अधिकार, ये कितने पार्ट में है आप बताएंगे और इनके आर्टिकल कौन कौन से हैं। फिर बात करते हैं नागरिकता कौन से पार्ट में है और इसके आर्टिकल कितने में है। और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र भी कौन से पार्ट में दिए गए हैं और कितने से कितने आर्टिकल तक दिए गए हैं। फिर बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से पार्ट में दिए गए हैं और ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताते हैं। मौलिक अधिकार हमारे पार्ट 3 में है। किस में है? पार्ट 3 में है। और इनका जो आर्टिकल है, मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है, ये आपका 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। इसका मतलब हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि भाग 4 की बात कर रहा है। अब बात करते हैं नागरिकता की। तो नागरिकता का जो पार्ट है वो आपका 2 हो जाता है, यानी कि हमारी नागरिकता किस पार्ट में दी गई है, तो वो पार्ट 2 में दी गई है। इसके जो आर्टिकल हैं वो कितने से कितने हैं, तो ये 5 से 11 तक इसके आर्टिकल हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं है। फिर बात करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हमारे पहले ही पार्ट में दिए गए हैं। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है जब पहले पार्ट में दिए गए हैं तो ऑफकोर्स ये आर्टिकल 1 से लेकर स्टार्ट हुआ होगा 4 तक, क्योंकि 5 से हमारे क्या हो जाते हैं, नागरिकता। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर कौन होगा? तो आंसर आपको पता चल गया है। आंसर कौन है हमारा? आंसर इज राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमने आपको इसके बारे में पहली ही वीडियो में बता दिया था और ये भी कहा था कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो इस सीरीज में मल्टीपल टाइम, यानी कि वेरी वेरी मल्टीपल टाइम आपकी सारी चीज़ें रिवाइज होने वाली हैं। आप नहीं भी पढ़ोगे ना, ये क्लास ले रहे हो, इससे ही आपको सारी चीज़ें माइंड में लर्न रहेंगी, क्योंकि इनका रिवीजन बहुत टाइम कई टाइम बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 आप देख पा रहे हो, भाग 4 में दिया गया है। और इसका जो आर्टिकल है हमने आपको बताया था 36 से लेकर आपका कितने तक हो जाता है, 51 तक हो जाता है। अब आप बताइए, हमने इसमें आपको बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया था, मौलिक कर्तव्य हमारे कौन से पार्ट में दिए गए हैं। तो यहीं पे बता देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो इनका जो आपका पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है, जो आर्टिकल है, वो आप बताएंगे। तो पार्ट आपका 4 ही है, 4A। ठीक है, पार्ट आपका 4A हो जाता है और जो आर्टिकल है वो 51A हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। तो आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक है। देन नेक्स्ट आएगा आपका नागरिकता, वो आपकी पार्ट 2 और आर्टिकल नंबर 5 to 11 है। फिर आते हैं मौलिक अधिकार,
यानी कि पार्ट नंबर 3 और आर्टिकल हो जाता है 12 से लेकर 35 तक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ये हमारे पार्ट 4 में आते हैं और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो ये आते हैं आपके पार्ट नंबर 4 क्लॉज ए, और आपके आर्टिकल क्या है इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो वो है 51 क्लॉज ए। ठीक है, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन सी कमेटी के आधार पर बनाई गई थी, कौन सी कमेटी बनी थी जिससे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया गया था। अब हम बात करेंगे कुछ मौलिक अधिकार के बारे में, आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक बताए हैं हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स आपके कितने से कितने तक बताए थे, तो पार्ट आपका कितना था, 3 था, यानी कि 3 पार्ट में है। और आर्टिकल आपको मैंने बताया था 12 से लेकर 35 तक, यही बताया था ना आर्टिकल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है वो बता दूंगी। तो पहले नंबर पे आपकी समानता आ जाती है, ठीक है, समानता का अधिकार हो जाता है। दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता आती है, क्या आती है, स्वतंत्रता आती है। तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर पर सांस्कृतिक अधिकार और अल्पसंख्यकों का अधिकार, दोनों इसी में आ जाते हैं। फिर एक है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो जो समानता का अधिकार है वो कितने से, मतलब जो आर्टिकल हैं आपके 12 से लेकर 35 तक, उन्हीं के बीच में ये सारे आएंगे। तो जो समानता का अधिकार है वो आपका 14 आर्टिकल नंबर 14 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का आपका दिया गया है 90 to 22 तक, ठीक है, और 19 to 22 तक। और शोषण के विरोध अधिकार 22 से लेकर 24 तक दिया गया है। और जो सांस्कृतिक का अधिकार, धार्मिक का अधिकार और अल्पसंख्यकों का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 29 to 30 दिया गया है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार कहाँ दिया गया है, 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो संविधान की आत्मा आपके BR अम्बेडकर जी ने कहा है। किसने कहा है, BR अम्बेडकर जी ने कहा है। अब इसमें एक और आर्टिकल था जिसको हटा दिया गया और हटा के किस में ऐड कर दिया गया है, उसे हटाकर अपने क्या कानूनी अधिकार में ऐड कर दिया गया। तो आप बताएंगे वो जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी रूप दे दिया गया है, वो कौन से आर्टिकल से हटाया गया था और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उसे हटाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ₹10 के जो 10 रुपये का नोट है, जो महात्मा गांधी की नई श्रृंखला बनाई गई थी उसमें 10 रुपये के नोट में पीछे की तरफ कौन सा चित्र बना है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे कौन सा चित्र बना है, क्या चित्र, ये चीज़ सुधार लेंगे। तो जो 10 रुपीज़ का नोट होता है उसके पीछे किस चीज़ का चित्र बना है ये आपको बताना होगा। तो पहला ऑप्शन है सूर्य मंदिर, कोणार्क, लाल किला, मंगलयान, रानी की वाव। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो मैं आंसर आपको बता देती हूँ। आंसर इज करेक्ट है, जो आपका आंसर वो है आपका सूर्य मंदिर। क्या है, सूर्य मंदिर कोणार्क। जो 10 रुपये का नोट है उसके पीछे सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र बना है। और ये चित्र किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये चित्र आपको सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, यानी कि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और इसमें ज्यामिति पैटर्न के भी अन्य चित्र बने हुए हैं। और इनका कलर कौन सा होता है, कल हमने आपको कलर के ऊपर जो रुपीज़ थे उनके कलर के बारे में बताया था, कौन से नोट में कौन सा कलर होता है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें आज बताएंगे कि 500 नोट में 500 का नोट कौन से कलर का होता है, 100 का कौन से कलर का होता है, 20 का और 200 का। इनके बारे में बिकॉज हम अगली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो 10 रुपीज़ का नोट है उसका जो कलर होता है वो आपका चॉकलेट ब्राउन होता है। क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कैसा होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और अब आप बताइए जो लाल किला है, लाल किला कौन से नोट पर बना हुआ है, तो लाल किला आपका बना है 500 रुपीज़ के नोट पर लाल किला का चित्र बना हुआ है।
और ये जो मंगलयान है ये कौन से नोट पर बना है, तो ये 2000 के नोट पर बना था, जो कि अब बंद हो चुका है। अब ये रानी की वाव जो चित्र है वो किस नोट पर बना है, तो वो आपके 100 रुपये के नोट पर बना है। 100 रुपये के नोट का कलर कौन सा होता है, तो वो लेवेंडर होता है। और 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव का चित्र बना है। 2000 में मंगलयान का, 500 में लाल किला का, और सूर्य मंदिर कोणार्क आपका 10 रुपये के नोट में बना हुआ है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्णम महेश्वरी किस खेल से संबंधित थी। तो आप देख पा रहे हो कि 2 दिन हमने आपको 2 दिन से क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डीपीएसपी का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आपके रुपीज़ का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और खेल से तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इन्हें हमें देखना पड़ेगा अच्छे से। तो सबसे पहले कर्णम महेश्वरी किस खेल से संबंधित थी, तो आई होप ये तो सभी लोगों को पता होगा कि ये किस खेल से संबंधित थी। तो मैं 2 सेकंड का वेट करती हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सबने अपना अपना आंसर दे दिया हो गया। तो कर्णम महेश्वरी जो थी वो आपकी भारोत्तोलन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, भारोत्तोलन से संबंधित थी। अब ये बताइए किससे संबंधित थी, भारोत्तोलन से संबंधित थी। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और इन्होंने जो टोटल पदक जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इनके टोटल पदक 29 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 29 हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था, गोल्ड कितने जीते हैं, गोल्ड 11 जीते हैं, और सिल्वर आपके 3 सिल्वर जीते हैं। और इसके अलावा आपके कौन से हो जाते हैं, ब्रॉन्ज हो जाते हैं, ठीक है। और पहली ओलंपिक विजेता भी हैं ये भारतीय, जो कि भारोत्तोलन में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में ये पहली भारतीय महिला हो जाती हैं ओलंपिक विजेता। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो सन 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे, कहाँ हुए थे, सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर उन्होंने स्नैच में, ठीक है, कहाँ पे, स्नैच में 110 kg भार उठाया था। और क्लीन एंड जर्क, कहाँ पे, क्लीन एंड जर्क में 130 kg वेट लिफ्ट किया था इन्होंने, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक चीज़ और है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति भी नियुक्त किया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर DSSB की तरफ से क्वेश्चन बनता है तो दिल्ली से क्वेश्चन बन सकता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कर्णम महेश्वरी हैं, इनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टप्पा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। जो हमारा टप्पा है वो किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो देख रहे हो, संगीत से, लोक नृत्य से, इनसे क्वेश्चन आपके कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो टप्पा कहाँ से है, तो टप्पा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का है, पंजाब का लोक सॉरी गाइस, कहाँ का नृत्य है, पंजाब का नृत्य है। और ये कैसा पंजाब का संगीत है, और कैसा है, ये अर्धशास्त्रीय संगीत माना जाता है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति, जो ओरिजिन है, कैसे हुआ था, जो ऊंट सवारक थे वो ये लोग गीत गाते थे, तो उन्हीं से इसे इन गीतों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और इनके जो गीतकार हैं, टप्पा के जो गीतकार हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, टप्पा के गीतकारों को बेगीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेगीज कहा जाता है, ठीक है। और पंजाब के और भी गीत हैं, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला आपका हो जाता है जुगनी। क्या हो जाता है, जुगनी, और जुगनी हो जाता है। दूसरा माहिया हो जाता है। क्या हो जाता है, माहिया। और एक साडा, और एक झोखन। ये आपके पंजाब के संगीत हो जाते हैं। और ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश के आपके हो जाते हैं कांगड़ा, एक तो कांगड़ा हो जाता है, एक मंडी हो जाता है, और एक कौन सा है, स्किप हो रहा है माइंड से, एक है फूलम रंजू करके, ठीक है, फूलम रंजू करके है, एक बार आप चेक कर लेंगे। और अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के, यानी कि यूपी के। तो यूपी का
यूपी का कौन कौन सा है, तो यूपी के रानी है, ढोला है, एक मिनट, यूपी के कौन से हो जाते हैं, यूपी के रानी है, ढोला है और लांगुरिया है, ठीक है, लांगुरिया है, ये सारे फेमस गीत हो जाते हैं, लांगुरिया, ढोला है और रानी, और एक कहरवा है, और एक कौन सा हो जाता है, एक नकटा एक हरदौल, ठीक है, एक ये हरदौल हो जाता है। तो ये आपके कहाँ के हो जाते हैं, यूपी के लोकगीत हो जाते हैं। ऐसे ही आपके राजस्थान के हैं, उन्हें याद रखेंगे। राजस्थान के कौन कौन से हो जाते हैं, तो राजस्थान का आपका कागा हो जाता है, गोरबंद हो जाता है, ठीक है, गोरबंद गीत संगीत, और एक हो जाता है हिचकी, कौन हो जाता है, हिचकी, और एक हो जाता है आपका इतने ही हैं, ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी तो याद आते हैं तो और उसमें लिखवा दूंगी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये जो टैगलाइन है ये कौन सी आयोग ने दी थी, ठीक है, ये जो टैगलाइन है सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम, ये किसने टैगलाइन यूज करी थी, आप मुझे बताएंगे। क्या आरबीआई, नीति आयोग, आईआरडीए, एसबीआई, बताइए इनमें से कौन थे जिन्होंने ये सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम की टैगलाइन यूज करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले कल तो हमने आपको आरबीआई के बारे में कल या परसों के क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। तो आप लोग पहले हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आरबीआई का जो स्थापना थी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है ये बताएंगे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, और आरबीआई की जो प्रेजेंट में गवर्नर जनरल है वो कौन है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। ठीक है, तो बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था। किसकी जगह पे इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको योजना आयोग की जगह इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि योजना आयोग की जगह कौन सी आयोग का गठन हुआ था, तो वो आपका नीति आयोग हो जाता है। कब किया गया था, 1 जनवरी 2050 को किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो नीति आयोग है ये किसके लिए स्टार्ट हुआ था, जब क्यों हुआ था स्टार्ट, तो जब कोविड-19 हुआ था तो रोगियों को घरेलू देखभाल के लिए जो जिला प्रशासन था उनकी सहायता से जो घरेलू देखभाल है वो प्रोवाइड कराने के लिए नीति आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और जिला मजिस्ट्रेट के साथ कितने 1000 स्थानीय और सरकारी संगठनों के साथ ये नेतृत्व किया गया था। किसके साथ, जिला मजिस्ट्रेट के साथ। ठीक है, कितने सरकारी और स्थानीय और सरकारी दोनों संगठनों के साथ इनके देखभाल के लिए नेतृत्व किया गया था। कब किया था, तो ये कोविड-19 के समय किया गया था। और नीति जो आपका है ये 112 जिलों में शुरू किया गया था। कितने स्टेट में लागू हुआ था, तो ये 112 जिलों में शुरू किया गया था पहले। ठीक है, और जो नीति आयोग और नीति आयोग को ही पीरमल फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कोविड-19 के लिए शुरू किया गया था। तो ये टैगलाइन आप देख पा रहे हो क्या है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक गैस कर सकते हो कि कोविड-19 यानी कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, और सुरक्षित हम सुरक्षित तुम ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। तो आंसर इज आपका नीति आयोग हो जाता है। ठीक है, और ये IRDA जो है ये क्या है, हाँ एक आंसर एक चीज़ और मैं बताना भूल गई। जो ये नीति आयोग है आपका, ये आपकी संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो IRDA है, क्या है, जो IRDA है ये आपकी IRDA जो है ये आपकी वैधानिक निकाय है।
ठीक है, ये कौन सी निकाय है? ये आपकी वैधानिक निकाय है। और इसकी जो IRDA है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं SBI के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तो हम बात करेंगे SBI के बारे में। तो SBI में सबसे पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये SBI जो है वो 1 जुलाई, ठीक है, 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। और जो SBI का हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो आपका मुंबई में हो जाता है। और ये विश्व का 43 नंबर का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। कौन? हमारा RBI। तो विश्व का सबसे बड़ा 43वां बैंक कौन हो जाता है? वो हमारा SBI हो जाता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताइए कि मैंने RBI के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और जो इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं वो ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। और प्रेजेंट गवर्नर जनरल जो अभी हैं प्रेजेंट में, तो वो शक्तिकांत दास हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं वर्बली ही इसको बोल रही हूँ, तो आपको चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये आंसर तो सभी देने वाले हैं, सबको पता है कि कौन से कहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो आंसर इज हमारा यूपी। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कितनी? 16.65%। ठीक है, कितनी है? 16.65% जनगणना है। अब ये बताइए, जो जनगणना के फादर हैं, तो वो फादर कौन है? तो जनगणना को जिन्होंने जनगणना के जो फादर हैं वो किसे कहे जाते हैं, कौन बोले जाते हैं? तो वो है हेनरी वॉल्ट। कौन हो जाते हैं? हेनरी वॉल्ट। ठीक है, हेनरी वॉल्ट। इन्होंने फर्स्ट टाइम 1830 में ढाका की, जो ढाका है वहाँ की जनगणना करवाई थी। ठीक है, और जो पहली बार जनगणना जो पहली बार शुरू की गई थी वैसे ऑफिशियली टाइप में, मतलब ब्रिटिश जब रूल्स कर रहा था तब ये शुरू की गई थी हमारी 1872 में। और ये किसने शुरू की थी फर्स्ट टाइम? तो ये शुरू की थी 1872 में, 1872 में लॉर्ड माओ। ठीक है, लॉर्ड माओ ने फर्स्ट टाइम हमारी जनगणना स्टार्ट की थी। अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन इज कि हमारा जो ये तो हो गया कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपने मुझे बता दिया यूपी। ठीक है, कौन है? यूपी। अब मैं पूछ रही हूँ सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका सिक्किम हो जाता है। क्या हो जाता है? सिक्किम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य आपके क्या हो जाते हैं? ये ज़्यादा में यूपी आ जाता है और कम में आपका सिक्किम आ जाता है। ठीक है, अब बताइए सबसे ज़्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? यानी कि जो घनत्व है, रहने की डेंसिटी है, कितने कौन सी डेंसिटी से लोग रह रहे हैं, तो सबसे घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो घनत्व के हिसाब से यानी कि डेंसिटी के हिसाब से पूछता है तो वो आपका बिहार हो जाता है। क्या हो जाता है? बिहार हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और सबसे कम घनत्व डेंसिटी किसकी है? तो वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे साक्षरता यानी कि जो एजुकेशन है सबसे ज़्यादा कहाँ है, साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल है। क्या है? केरल है। इससे भी क्वेश्चन आगे आया होगा 100%। और सबसे कम साक्षरता वाला तो वो आपका बिहार हो जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि सबसे कौन सा, अगर यूटी में पूछता है यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूटी में सबसे कम। ठीक है, यूटी में सबसे कम पूछता है तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने वाले हो कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं
उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। तो सबसे क्वेश्चन क्या है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? जो अंगूर की खेती है उसे क्या कहा जाता है, आप बताएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। तो अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और जो अंगूर की खेती है उसे विटीकल्चर कहते हैं। और स्टडी ऑफ विटीकल्चर यानी कि विटीकल्चर के स्टडी को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ विटीकल्चर इसको कहते हैं वाइनीकल्चर। सेम है, साउंड कर रहा है, विटीकल्चर वाइनीकल्चर। तो कुछ लर्न करने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी, तो वाइनीकल्चर, ठीक है। और अब बताएंगे पीसी कल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर और सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आपका रेशम से संबंधित है। जो सेरीकल्चर है ये रेशम से संबंधित है। अब ये बताएंगे रेशम हमें किस प्लांट से प्राप्त होता है। और फिर बात करते हैं पीसी कल्चर की। सॉरी गाइस, पीसी कल्चर हमारा मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे है? फिश, मछली उत्पादन से संबंधित हो जाता है। हॉर्टिकल्चर किससे है? तो हॉर्टिकल्चर हमारी गार्डनिंग यानी कि बागवानी से संबंधित हो जाता है, ठीक है। और अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? मैंने बता दिया, विटीकल्चर कहते हैं। और स्टडी ऑफ विटीकल्चर को क्या कहते हैं? वाइनीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड, और पीसी कल्चर आपका फिशेस यानी कि मछली पालन से रिलेटेड है। ये बताइए सबसे ज़्यादा मछली पालन किस में कहाँ होता है, कैसे होता है? तो सबसे ज़्यादा आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पालन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। और ये क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रखने चाहिए? अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाने हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। और जो एक्सप्लेनेशन है, जो चीज़ें हैं, कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसमें आपके साइंस, अभी तो साइंस के क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे। और आपको पता है साइंस जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन भी ऐड होंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ऐड होंगे। तो आप इससे बेफिक्र रहिए, सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसी हिसाब से सारे क्वेश्चनों को हम डील करने वाले हैं। बस क्लास के साथ बने रहिएगा और जो भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा। और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।